तो चलिए अब हम लोग आते हैं LOS 85E में। इसमें हम लोग कवर करेंगे डिस्क्राइब द एस्पेक्ट्स ऑफ द एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज, यानी कि किस किस टाइप के मैनेजर्स होते हैं, क्या एक्टिव मैनेजमेंट होता है, क्या पैसिव मैनेजमेंट होता है, ये सब के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे इस LOS में। तो शुरू करते हैं। द एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री कंप्राइजेज फर्म्स दैट मैनेज इन्वेस्टमेंट्स फॉर क्लाइंट्स। Asset management firms include both independent managers and divisions of larger financial services companies। इसका मतलब है आप चाहो तो अपना एसेट जो है एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो मैनेजर को ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस भी दे सकते हो, या फिर आप कोई बड़ी कंपनी को दे दो। अब वो उसके अंडर जो मैनेजर काम कर रहा है वो उसके हेड में उसको आपकी पोर्टफोलियो को इंचार्ज बना के दे देगी, राइट। या फिर वो उसके अंडर, उस मैनेजर के अंडर आपका पोर्टफोलियो को अलॉट कर देगा, अब फिर वो मैनेजर संभालेगा। They are referred to as buy-side firms in contrast with sell-side firms such as broker, dealer and investment banks। आगे बढ़ते हुए फुल सर्विस एसेट मैनेजर्स, इन लोग क्या होता है, इन लोग बहुत सारे, मतलब इन लोग एक तरह से आप मान के चलो वन स्टॉप सोल्यूशन वाले टाइप्स हो गए, ठीक है। इन लोग डिफरेंट एसेट क्लासेस में भी आपके लिए इन्वेस्ट कर लेंगे, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल में भी इन्वेस्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आप एक इंडिविजुअल हो या फिर आप कंपनी हो जिसको इन्वेस्ट करना है, अब आपका जो भी रिक्वायर्ड रहेगा क्राइटेरिया, राइट, कि मेरे को सपोज कमोडिटी में भी इन्वेस्ट करना है, मेरे को बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करना है, मेरे को इक्विटी में भी इन्वेस्ट करना है, मेरे को एक बैलेंस फंड का एक चाहिए एक्सपोजर। तो अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक एसेट मैनेजर हर एक एसेट क्लास में अपना एक्सपीरियंस लेके आए। खासकर अगर हम लोग इंडिया में बात करें तो आप मान के चलो बहुत कम मैनेजर्स हैं जिनको बॉन्ड्स में एक्सपीरियंस है, या रादर बॉन्ड्स छोड़ दो, अदर देन इक्विटी बहुत कम एसेट मैनेजर्स को एक्सपीरियंस है इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे, राइट। तो ये सब केसेस में क्या होता है, इन लोग जो मैनेजर्स होते हैं जिनका एक्सपीरियंस वो सब डोमेन्स में बहुत कम है, नॉर्मली उन लोग खाली इक्विटी के क्लाइंट्स अंडरटेक करते हैं। बट जो फुल सर्विस एसेट मैनेजर्स होते हैं, देखो बुक में आते हैं वापस, दोज दैट ऑफर अ वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स। यहाँ पे हम लोग साइड में लिख सकते हैं ग्रोथ स्टाइल, वैल्यू स्टाइल एंड एसेट क्लासेस, जैसे फिक्स्ड इनकम, जैसे बॉन्ड्स हो गया, फिक्स्ड इनकम हो गया, या फिर कमोडिटीज़ हो गया, रियल एस्टेट हो गया, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स हो गया, इक्विटी हो गया, तो उसके अंडर का ये बात कर रहे हैं। स्पेशलिस्ट एसेट मैनेजर, अब जो एकदम हम लोग अभी एग्जांपल में बात करें, जो पर्टिकुलर खाली एक या दो इन्वेस्टमेंट स्टाइल में ही फोकस करता है या फिर पर्टिकुलर एसेट क्लास पे ही फोकस करता है। स्पेशलिस्ट एसेट मैनेजर्स में फोकस होना पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट स्टाइल, जैसे एक ग्रोथ मैनेजर है वो खाली फोकस करता है ग्रोथ स्टॉक में, वो ही उसका डोमेन है, वही उसका स्ट्रेंथ है, वो हो गया स्पेशलिस्ट एसेट मैनेजर्स। और अ पर्टिकुलर एसेट क्लास, फॉर एग्जांपल बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं जो खाली रियल एस्टेट पे ही फोकस करते हैं, तो उन लोग का क्या है, वहाँ पे उन लोग का फोर्टे है, वहाँ पे उन लोग का कॉन्टैक्ट्स है, वहाँ पे उन लोग का नॉलेज सबसे ज़्यादा है, इसीलिए उन लोग स्पेशलिस्ट एसेट मैनेजर्स के कैटेगरी के अंडर आते हैं। A multiple boutique firm is a holding company that includes a number of different specialist asset managers। तो एक बड़ी कंपनी क्या करेगी, मल्टीपल बुटीक फर्म टर्म हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। बड़ी कंपनी क्या करेंगी, यार एक काम करो, अपने खाली स्पेशलिस्ट एसेट मैनेजर्स को ही रिक्रूट करेंगे एज एम्प्लॉइज। बॉन्ड के लिए एक एसेट मैनेजर ले लेंगे, रियल एस्टेट के लिए एक मैनेजर, एसेट क्लास एक मैनेजर ले लेंगे, इक्विटी के लिए एक मैनेजर ले लेंगे। ऐसे करके हम लोग एक स्पेशलिस्ट का एक टीम बनाएंगे, और उसके बाद जो हम लोग क्लाइंट्स अंडरटेक करेंगे हम लोग खुद ही डिवाइड कर देंगे कि ये क्लाइंट का ये पोर्टफोलियो का पार्ट इस एसेट क्लास में जाएगा, वो ये मैनेजर संभालेगा। इस क्लाइंट का दूसरा पार्ट जो है वो दूसरा मैनेजर, वो दूसरा एसेट क्लास में जाएगा तो वो दूसरा मैनेजर संभालेगा। इसको हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी बुटीक फर्म। A key distinction is between firms that use active management and those that use passive management। ये हम लोग ऊपर का सेक्शन में भी कुछ हद तक किए थे, बट यहाँ पे अब हम लोग इन डेप्थ करेंगे। तो देखो एक्टिव मैनेजमेंट क्या होता है समझो। आज अगर मेरा बेंचमार्क है सपोज निफ्टी, तो मेरा एक्टिव मैनेजमेंट का क्राइटेरिया ये है, या रोल या गोल ये है कि मेरे को निफ्टी से ज़्यादा रिटर्न कमाना है। सपोज निफ्टी एक साल में 10% कमाया, तो मेरा एक्टिव मैनेजमेंट के बाद मेरा जो पोर्टफोलियो है वो कम से कम अबव 10% उसका एक रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए, अदरवाइज कोई काम ही नहीं है, मैं खाली निफ्टी का स्टॉक्स लेके बैठ जाऊंगा। उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं पैसिव मैनेजमेंट, उसमें नेक्स्ट में आएंगे। बट सबसे पहले एक्टिव मैनेजमेंट में मेन मोटिव ये है, वट एवर बेंचमार्क यू सेट, योर टारगेट इज टू आउट परफॉर्म द बेंचमार्क, राइट। अब इसमें एक और कन्फ्यूजन एक नॉर्मली होता है, सपोज निफ्टी एक साल में 5% का डाउन साइड दे दिया और आपका पोर्टफोलियो 3% का खाली डाउन साइड दिया है, तो भी यू हैव एक्चुअली आउट परफॉर्म द बेंचमार्क, क्योंकि निफ्टी डाउन साइड में था 5%, आपका पोर्टफोलियो डाउन साइड में है खाली 3%, तो 2% तो आपने एक्टिव मैनेजमेंट करके बचाया ही है, राइट। तो ये भी एक्टिव मैनेजमेंट के अंडर आता है, ठीक है।
देखिए बुक में क्या है, एक्टिव मैनेजमेंट अटेम्प्ट्स टू आउट परफॉर्म अ चोजन बेंचमार्क, इट कैन बी एनीथिंग, थ्रू मैनेजर स्किल, फॉर एग्जाम्पल बाय यूजिंग फंडामेंटल करे या टेक्निकल करे, वो मैनेजर के ऊपर। अब आ जाओ पैसिव मैनेजमेंट। पैसिव मैनेजमेंट अटेम्प्ट्स टू रेप्लिकेट द परफॉर्मेंस ऑफ अ बेंचमार्क। जैसे निफ्टी का अगर 10% रिटर्न है तो हमको 10% का रिटर्न आप लेके आ जाओ, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। निफ्टी अगर डाउन साइड में भी 5% है और आप 5% का आपका पोर्टफोलियो में भी लॉस है तो भी कोई बात नहीं, पैसिव मैनेजमेंट का यही रोल है कि निफ्टी का जो रिटर्न आता है या आपका चूजन बेंचमार्क का जो रिटर्न आता है मेरे को वही चाहिए। तो पैसिव मैनेजमेंट में इंक्लूड ट्रेडिशनल ब्रॉड मार्केट इंडेक्स ट्रैकर और अ स्मार्ट बीट अप्रोच दैट फोकसेस ऑन एक्सपोजर टू अ पर्टिकुलर मार्केट रिस्क फैक्टर। अब आ जाओ मेन चीज, ये स्मार्ट बीटा क्या चीज है यार। देखो आज अगर एक इंडेक्स है, ठीक है, एक इंडेक्स में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे उसमें ऑटो से रिलेटेड बहुत कंपनीज है, बैंकिंग से रिलेटेड बहुत कंपनीज है, राइट, फाइनेंस से रिलेटेड कंपनीज है, आईटी से रिलेटेड कंपनीज है। सो मैं क्या करूँगा, rather than trying to actually replicate the entire benchmark by investing in all the assets that are there, वापस से, rather than trying to replicate that particular benchmark by investing in all the assets in the index, मैं सारे एसेट्स, मैं सपोज करूँ इंडेक्स में 50 एसेट्स है, 50 स्टॉक्स है, मैं 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करूँगा लेकिन पैसिव मैनेजमेंट ही करूँगा। तो तब मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा यार आईटी से सपोज 10 स्टॉक्स हैं, ठीक है, मैं ऐसा करूँगा कि अपना एक्सपोजर इस तरह बनाऊँगा बचे हुए मैं खाली 4 या 5 स्टॉक्स में, कि मेरा जो मार्केट रिस्क फैक्टर आईटी से आ रहा है टुवर्ड्स द इंडेक्स वो खाली मैं 5 स्टॉक बाय करके ही रेप्लिकेट कर लूँ। उसमें अब हम लोग अपना पोजीशन साइजिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके कर सकते हैं, ये ज़्यादा। अब इसमें बोलोगे सर तो इसमें एक्टिव और एक्टिव मैनेजमेंट और इसमें क्या डिफरेंस हो गया? डिफरेंस ये एक हो गया कि सबसे पहले एक्टिव में आप सेक्टर वेज बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कर सकते हो, स्मार्ट बीटा में आप रिस्क फैक्टर के बेसिस पे अप डाउन करोगे, वो भी थोड़ा मिनिमल ही होगा, उसमें ज़्यादा लीवे नहीं रहता है। सेकेंड जो डिफरेंस रहेगा, स्मार्ट बीटा में के बाद भी योर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एक्चुअली रेप्लिकेट द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडेक्स। एक्टिव मैनेजमेंट में आपका जो मेन एजेंडा है दैट इज टू आउट परफॉर्म द चोजन इंडेक्स, राइट। स्मार्ट बीटा का एक और एडवांटेज ये है, आज जैसे निफ्टी में सपोज 50 स्टॉक्स है, राइट, अब सपोज मैंने अपना इंडेक्स निफ्टी 500 ले लिया, तो निफ्टी 500 में जो जो स्टॉक्स है ज़रूरी नहीं है कि उसमें उतना लिक्विडिटी हो कि मैं अपना एक्सपोजर आराम से बना लूँ, या निफ्टी 100 ले लूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा उतना लिक्विडिटी हो वो सब स्टॉक्स में कि मैं अपना एक्सपोजर बना पाऊँ। तो स्मार्ट बीटा अप्रोच से क्या होता है, जो जो स्टॉक्स में लिक्विडिटी कम है मैं उसके हिसाब से उनका पोजीशन लूँगा और मार्केट रिस्क फैक्टर को न्यूट्रल रख के, मतलब जितना बेंचमार्क में मार्केट रिस्क फैक्टर रोल प्ले कर रहा है उतना ही मेरा पोर्टफोलियो में वो रोल प्ले करके इस तरह मैं अपना पोजीशन साइजिंग कर लूँ कि एट द एंड ऑफ द डे मेरा जो एक्सपोजर है उस पर्टिकुलर रिस्क पे, सपोज फाइनेंस पे है या बैंकिंग पे है या उस पर्टिकुलर सेक्टर पे, वो सेम रहे इंडेक्स की तरह। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्मार्ट बीटा अप्रोच। पैसिव मैनेजमेंट रिप्रेजेंट्स अबाउट 1/5 ऑफ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, यानी कि 20%। आप अगर सपोज 1 करोड़ रुपया लगा रहे हो तो ये बोल रहा है कि पैसिव मैनेजमेंट रफली 20% यानी कि 20 लाख रुपए का अपने पैसिव मैनेजमेंट कर रहे हैं। इट्स शेयर ऑफ इंडस्ट्री रेवेन्यू इज इवन स्मॉलर बिकॉज फीस आर लोअर देन द फीस ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट। मैं यानी कि अब इसमें क्या बोल रहा है, आज अगर आपको चॉइस मिले, आप मैनेजर हो, राइट, तो आप पैसिव मैनेजमेंट भी करते हो, आप एक्टिव मैनेजमेंट भी करते हो। एक्टिव मैनेजमेंट में आपका जितना काम है, आपको स्टॉक्स चूज करना पड़ेगा और फिर सेक्टर एक्सपोजर भी देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको रीबैलेंसिंग भी करना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉसेस सब बुक जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा काम है कंपेयर टू पैसिव मैनेजमेंट जहाँ पे हम लोग खाली जो अपना बेंचमार्क है उसका रिस्क एक्सपोजर को अपने काम करके या फिर उसका जो स्टॉक्स है उसी को रेप्लिकेट करके अगर लिक्विडिटी है तो अपना परफॉर्मेंस अपने आराम से कर सकते हैं। तो सीधा बात है, आप अगर फीस का बात करोगे तो आप एक्टिव मैनेजमेंट में ज़्यादा फीस चार्ज करोगे कंपेयर टू पैसिव मैनेजमेंट। तो यही पार्ट इसमें बोला है कि पैसिव मैनेजमेंट का इंडस्ट्री रेवेन्यू इज स्मॉलर देन एक्टिव मैनेजमेंट। पहला बात ये क्योंकि उसका जो फीस है वो कम होता है। आज एक्टिव मैनेजमेंट का अगर फीस ज़्यादा है तो सीधा बात है, अगर टोटल फीस का हम लोग बात करें, टोटल इंडस्ट्री रेवेन्यू का हम लोग बात करें तो एक्टिव मैनेजमेंट से ज़्यादा आएगा। तो वही बोला है इसमें। Asset management firms may also be classified as traditional or alternative based on the asset class they manage। इसमें कुछ खास बात है नहीं, देख लो, ट्रेडिशनल में होता है बॉन्ड्स एंड इक्विटीज, यही बोला है। ट्रेडिशनल एसेट मैनेजर्स फोकस ऑन इक्विटीज एंड फिक्स्ड इनकम्स। ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजर्स
focus on private equity, hedge funds, real estate, commodities. Profit margins tend to be higher for alternative asset classes. सीधा बात है, बिकॉज इसमें एक लिक्विडिटी प्रीमियम होता है. ये पार्ट हम लोग ऑल्टरनेटिव एसेट्स का सब्जेक्ट में आराम से कवर करेंगे ही, तो वी लीव दैट डिस्कशन फर्दर. बट यहाँ पे सिंपल अभी फिलहाल ये समझ लो कि प्रॉफिट मार्जिन जो होता है हायर होता है ऑल्टरनेटिव एसेट क्लासेस में. As a result, many traditional asset managers having moving into this area, somewhat blurring the distinction between these types of firm. तो अब इसमें क्या हो रहा है यार, आज सपोज करो आपको इक्विटी मैनेजर हो या बॉन्ड मैनेजर हो, आपको लग रहा है यार प्रॉफिट तो ज़्यादा रियल एस्टेट में है, कमोडिटी में है, सर उसका ही काम कर लेते हैं, ये सब छोड़, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है भी नहीं, ज़्यादा कुछ है भी नहीं, लेट्स मूव इनटू दोज एरियाज. तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि ये सब की वजह से ही प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि वो सब में ज़्यादा है, जो ट्रेडिशनल मैनेजर्स है दे आर ऑल्सो मूविंग इनटू दैट ऑल्टरनेटिव एसेट क्लासेस एरिया. Some trends in the asset management industries are worth noting. The market share for passive management has been growing over time. ये very important है, for example पर से short question आ सकता है. This is due in part to the lower fees passive managers charge investors, and in part of questions whether active managers are actually able to add value over time on a risk-adjusted basis, especially in developed markets that are believed to be relatively efficient. इसको मार्क करो, ये समझना बहुत ज़रूरी है क्या बोलना चाह रहे हैं. देखो अपने ऊपर में यही पढ़ें कि एक्टिव मैनेजमेंट का फीस ज़्यादा होता है कंपेयर टू पैसिव मैनेजमेंट, करेक्ट. बट कितने ऐसे मैनेजर्स हैं जो आउट परफॉर्म एक्चुअली कर रहे हैं इंडेक्स को, पहला बात ये. सेकेंडली, आफ्टर फीस, उन लोग का फीस काटने के बाद आर यू एक्चुअली आउट परफॉर्मिंग दैट इंडेक्स, सेकेंड चीज़ ये. अब सपोज करो जो इंडेक्स है जिसको आउट परफॉर्म किया जा रहा है, सपोज करो वो 20% कमा रहा है, ठीक है, मतलब इंडेक्स में 20% का रेट ऑफ रिटर्न आया, और उसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, जो रिस्क हम लोग मेजर करते हैं, अगर हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन के बेसिस पे मेजर करें, सो दैट वाज 10% ऑन एन एनुअल बेसिस. तो अपना पर 1% के हिसाब से अगर देखें, रिस्क एडजस्टेड बेसिस के हिसाब से देखें, तो जो इंडेक्स है वो 2% का रिटर्न दे रहा था बेस्ड ऑन अ 1% रिस्क एडजस्टेड बेसिस, राइट. इसको हम लोग शार्प रेशियो में बोलते हैं कि एक्सेस रिटर्न ओवर द रिस्क फ्री रेट बाय स्टैंडर्ड डिविएशन. एक बार अपने वो सब कैलकुलेशन पे सपोज नहीं जाते हैं, अपने थोड़ा सिंपल रखते हैं कि ऑन अ रिस्क एडजस्टेड बेसिस सपोज करो हम लोग का इंडेक्स सपोज 2% का रिटर्न दे रहा था, ठीक है. अब हम लोग को ये देखना है कि ये जो एक्टिव मैनेजमेंट हो रहा है, ये जो भी रिटर्न एक्स्ट्रा कमा रहा है, ये कितना रिस्क लेके कमा रहा है. सपोज इंडेक्स में 10% का रिस्क था, मैं अपना एक्टिव मैनेजमेंट 25%, 15%, 16% का रिस्क लेके 25% सपोज कमा रहा है, तो 50% ज़्यादा रिस्क लेके खाली 25% एक्स्ट्रा रिटर्न कमा रहा है. अभी 50%, 25, एक बार वापस से विल जस्ट समराइज कि अपने किस तरह क्या किए, ठीक है. वापस से एक बार इसको कि सपोज अपना इंडेक्स 20% का रेट ऑफ रिटर्न कमाया एट 10% स्टैंडर्ड डिविएशन, अपना एक्टिव मैनेजमेंट जो हो रहा है वो 15% का स्टैंडर्ड डिविएशन हो रहा है, यानी कि बेंचमार्क से 50% ज़्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन. आज 10 का 15 हो रहा है, 50% बढ़ गया. सेकेंडली, जो रिटर्न वो कमा रहा है वो खाली 25% कमा रहा है, यानी कि अगर 20% इंडेक्स कमा रहा है, तुम इंडेक्स से खाली 20% ज़्यादा कमा रहे हो, सॉरी इंडेक्स से तुम 25% ज़्यादा कमा रहे हो, तब आ गया 25% इसका, 25% ऑफ 20 इज 5, तब तुम्हारा 25% कमा रहे हो एक्टिव मैनेजमेंट से. तो तुम 50% एक्स्ट्रा रिस्क लेके कंपेयर टू द बेंचमार्क, तुम खाली 25% रिटर्न एक्स्ट्रा कमा रहे हो कंपेयर टू द बेंचमार्क. तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक और कंपैरिजन करेंगे कि एक्टिव मैनेजर्स, यहाँ पे बुक में आप इसको अपने मार्क ऑलरेडी कर चुके हैं, एक्टिव मैनेजर्स आर एक्चुअली एबल टू ऐड वैल्यू, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऑन अ रिस्क एडजस्टेड बेसिस, स्पेशली इन डेवलप्ड मार्केट्स दैट आर बिलीव्ड टू बी रिलेटिवली एफिशिएंट. क्लियर. नेक्स्ट देखो, the amount of data available to asset managers has grown exponentially in recent years. This has encouraged them to invest in information technology, यानी कि IT sector, and third-party services to process these data and attempting to capitalize on information quickly to make investment decisions self-explanatory है. ये वाला पार्ट एग्जाम रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है. रोबो एडवाइजर्स, रोबो एडवाइजर्स क्या करता है, ये इनोवेट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके स्केलिंग करता है. हाउ डू यू स्केल अर्न इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम लोग ऊपर में भी पढ़े कि हर एक इंडिविजुअल का एक अलग रिक्वायरमेंट होता है, अलग टाइम होराइजन होता है, अलग रिस्क टॉलरेंस होता है, अलग रिटर्न रिक्वायरमेंट होता है. तो हाउ डू यू एक्चुअली स्केल दिस टाइप ऑफ बिजनेस जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल हैज़ अ डिफरेंट माइंडसेट, हैज़ अ डिफरेंट नीड, राइट. तो रोबो एडवाइजर्स ये वाला पार्ट एक पोर्ट्रे करता है.
यहाँ पे थोड़ा बहुत एआई का यूज़ होता है, थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी हद तक एआई का भी यूज़ होता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का भी यूज़ होता है, और उसके बेसिस पे हम लोग स्केल करते हैं। देखो ये कैसे होता है। रोबो एडवाइजर्स आर ए टेक्नोलॉजी that can offer investors advice and recommendation based on their investment requirements and constraints using a computer algorithm. So what will actually happen is, पहले आपसे एक फीडबैक फॉर्म भरा जाएगा एज इन्वेस्टर्स, आप लोग जो भी है, या आपसे मे बी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट। उसके बाद ये सारा आपका जो भी IPS एक रफ जो बनेगा, नॉर्मली जो IPS ऊपर हम लोग पढ़े, जिसमें आपका RRTT LLU है, रिस्क रिटर्न, लीगल लिक्विडिटी नीड्स, यूनिक सर्कमस्टेंसेज, टैक्स होराइजंस, टाइम होराइजन, जो आपका सारा है वो सब हम लोग पहले प्रॉपर अच्छे से पढ़ लेंगे, एंड देन वी विल एक्चुअली यूज दैट इन्फॉर्मेशन, जो आपका इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स एंड कंस्ट्रेंट्स है वो हम लोग एक कंप्यूटर में डालेंगे। वो कंप्यूटर एक एल्गोरिदम के थ्रू उसको प्रोसेस करेगा, एंड फिर वो खुद आपको एडवाइस दे देगा कि देखो दिस आप ये कर सकते हो, आप इस तरह से अपना काम आगे बढ़ा सकते हो। These advisors increasingly appeal to young investors and those with smaller portfolios. ये सब नॉर्मली स्मॉलर इन्वेस्टर्स, स्मॉलर पोर्टफोलियोज के लिए ही फिलहाल रोबो एडवाइजर्स आर रेकमेंडेड। ठीक है, वापस से, these advisors increasingly appeal to younger investors and those with smaller portfolios than have typically been served by asset management firms. They are also lowered the barriers to entry into the asset management industry for firms as insurance companies. सो यहाँ इस LOS को हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग LOS 85 ऐसे स्टार्ट करेंगे।